फॉरवर्ड कि अब हमारी असेसमेंट जो है वो तो अमेंड हो गई है। नाउ व्हाट कुड बी द एक्शन अगेंस्ट असेसमेंट अमेंडेड ऑर्डर, या असेसमेंट के अगेंस्ट हमारे पास क्या एक्शन अवेलेबल होता है। Once an assessment or amended assessment order has been issued, the taxpayer or the tax authorities themselves had three routes of recourse। यानी हमारे पास टैक्सपेयर को भी राइट है और टैक्स अथॉरिटी को भी राइट है। रिवीजन बाय द कमिश्नर, कमिश्नर खुद चाहे तो वो रिवाइज कर दे। रिवीजन बाय द चीफ कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर होता है चीफ कमिश्नर, वो चाहे तो रिवाइज कर दे। और एन एग्रीड असेसमेंट रीच थ्रू द असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। ये एक्चुअली हमारे पास थ्री रूट्स हो गए कि अगर हमारी एक असेसमेंट हमें मिल चुकी है तब उसके ऊपर अब फॉर एग्जांपल किसी किस्म का एक्शन लेना है या रिवीजन है किसी किस्म की उसमें फर्दर, तो उसमें क्या होगा कि थ्री रूट्स हमारे पास होंगे। कमिश्नर खुद चाहे तो कर दे, चीफ कमिश्नर चाहे कर दे, या असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी है वो कर दे। रिवीजन बाय द कमिश्नर ऑन इट्स ऑन मोशन। अच्छा, होता क्या है कि ज़रा थोड़ा सा हम ज्यूरिसडिक्शन को समझ लेते हैं। एक टैक्स पेयर है, वो टैक्स पेयर किसी भी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फॉल करेगा। उस ज्यूरिसडिक्शन में उसको कोई सबसे पहले कोई किसी किस्म का असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है डील कर रहा हो। असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के ऊपर फिर हमारे पास कमिश्नर आ जाता है समटाइम्स, या समटाइम्स हमारे पास और कोई बीच में एक आधी अथॉरिटी आ जाती है। तो जब मेन ज्यूरिसडिक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब है, पंजाब के अंदर फिर लाहौर है, लाहौर के अंदर फिर कोई स्पेसिफिक एरिया है, तो इसी तरह क्या होता है कि कमिश्नर है, कमिश्नर के पास फिर अपने पास अथॉरिटीज़ होती है और उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई टैक्स पेयर फॉल करता है। तो इस वजह से जो एक्शन है उसका राइट उस कमिश्नर को दिया गया रादर देन उसको जो एक्चुअली उसको ऑर्डर इशू कर रहा है। ना एडिशनल कमिश्नर को दिया गया है, ना असिस्टेंट कमिश्नर को, डायरेक्ट कमिश्नर को दिया गया है। The Commission may on its own motion call for the record of proceedings in which an order has been passed by an officer of inland revenue। इसकी बेसिकली मैं बात आपसे कह रहा था कि ये ऑर्डर तो इशू करता है लेकिन इसकी जुरिसडिक्शन के अंदर वो टैक्स पेयर नहीं आता, टैक्स पेयर जुरिसडिक्शन में आता है उस कमिश्नर की। Where after making such inquiry, the commissioner considered that the order requires revision, he may make revision in the order as he deems fit। The order of revision shall not be prejudicial to the taxpayer। अब क्योंकि हम टैक्स पेयर को एक अमेंडमेंट तो कर चुके हैं किसी किस्म की, अब इनको थोड़ा सा एहसास हो रहा है टैक्स पेयर के हवाले से, और यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिवीजन आ रही। अब उसमें क्योंकि उन्होंने एक्शंस दिए हैं, देखिए जो रेवेन्यू के लिए बेस्ट है वो तो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू कर चुका है ऑलरेडी। टैक्स पेयर के फेवर में ना होने वाली बात और अपने फेवर में होने वाली बात, अब वो सारा कुछ हो रहा है कि जो कि रिवीजन के केस में आ रहा है, और रिवीजन अब लाइटर नोट पे हो रही होगी नीचे एंड पे। व्हेन द कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज, The Commission shall not revise the order if an appeal is filed against the assessment order। जो टैक्स पेयर था वो नाराज़ होकर अपील में चला गया। The time for making appeal has not yet expired। जो टाइमलाइन है अपील फाइल करने की वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे कि वो अगर चल रही है तो उस दौरान कमिश्नर जो है वो अब रिवाइज़ नहीं करेगा। कमिश्नर सिर्फ कब रिवाइज़ करेगा, इन शॉर्ट अगर हमें पता लग जाए कि टैक्स पेयर जब अपील में ही ना जाए और अपील का टाइम भी गुजर चुका हो। रिमांड टू अ लो अथॉरिटी। If any order is remanded back to lower authority by the commissioner for modification, alteration, implementation or directions। Now what is remand? हमारे पास क्योंकि पूरी एक हायरार्की थी, इस हायरार्की में टोटल ऊपर बात चलेगी, कमिश्नर तक बात चलेगी। कमिश्नर को समझ आया कि यार टैक्स पेयर की जो एग्रीकल्चर इनकम है ना, इसको एग्जेम्प्ट ही होना चाहिए था, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था। अब वो क्या करेगा, वो अपनी हायरार्की के अंदर इसको रिमांड बैक कर देगा टू द लोअर अथॉरिटी कि आप इसको रीचेक करो। वंस यू रीचेक दिस, तब जाके फिर आपका जो टैक्स पेयर है उससे फिर रिवाइज लाइबिलिटी जो है वो पेमेंट करवाना, रादर देन ये कि जो आपने लाइबिलिटी कैलकुलेट की है। और डी नोवो प्रोसीडिंग्स, यानी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द स्टार्ट, स्क्रैच से स्टार्ट करो, अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा करो कि वेदर ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल थी भी या नहीं थी। द ऑर्डर शेल बी इशूड बाय द लोअर अथॉरिटी विद इन 120 डेज। जब भी रिमांड हो गया, और रिमांड कब होगा, जब डेफिनेटली हमारे पास उसका कमीशन उसको अलाउ करेगा, तो उसके 120 डेज तक रिमांड बैक ऑर्डर जो है वो हमारे पास इशू हो चुका होगा। Reviewed by the Chief Commissioner, the Chief Commissioner may either on its own motion or an application of the taxpayer। देखिए अब टैक्स पेयर क्योंकि पहुंच रहा है, टैक्स पेयर अपील के फॉर्म पे नहीं गया, टैक्स पेयर चीफ कमिश्नर के पास चला गया। कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द इशूंस ऑफ एन एग्जेम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट। एग्जेम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट का थोड़ी सी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि एग्जेम्पशन ये होती है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, दिस इज स्टेट एग्जेम्पशन। लोअर रेट सर्टिफिकेट ये है कि समटाइम्स हमारी विद होल्डिंग हो रही होती है, मैंने एक फलां बंदे को सर्विसेज दी और जिस कैटेगरी की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ कानून में उस सर्विसेज का रेट है 9%। तो मैंने क्या किया कि मैंने लोअर रेट का सर्टिफिकेट अपने कमिश्नर से ले लिया, पहले अमेंडमेंट से पहले, बीच में साल में किसी भी टाइम पे। तो मेरी सर्विसेज पे अब जब भी विद होल्डिंग होगी वो 5% पे होगी। और ये मैंने अपनी जितने वेंडर्स हैं, जितने कस्टमर्स हैं, उन सब में सर्कुलेट कर दी है बात
कि जब भी आपने मेरी विद होल्डिंग करनी है तो 5% पे करनी है, क्योंकि मेरे पास एक लोअर रेट का सर्टिफिकेट है। तो अगर हम उस केस के अंदर आ रहे हैं एग्जाम्पशन में और लोअर रेट के सर्टिफिकेट में, एंड कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स व्हेन एन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज सबऑर्डिनेट, तो कमिश्नर जो है, चीफ कमिश्नर जो है, वो एक्चुअली इन केसेस के अंदर रिकॉर्ड को तलब करेगा। व्हेन ही कंसिडर्ड द ऑर्डर रिक्वायर्स रिवीजन, जब वो उसको लगेगा कि ऑर्डर रिक्वायर करता है रिवीजन, ही मे रिवाइज इट आज ही डीम्स फिट, जैसे उसको ठीक लगता है, बट मस्ट प्रोवाइड द टैक्सपेयर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली टैक्सपेयर तो पहुँच गया चीफ कमिश्नर के पास, तो हो सकता है उसके फेवर में बात निकले, हो सकता है ना निकले, हो सकता है कहीं दरमियान में सेटलमेंट हो। 9% पे होना चाहिए था, 5% पे करवाना चाह रहा था, दरमियान में कहीं 8-7% के दरमियान में कहीं पे सेटलमेंट होगी, तो इस पर भी टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्योंकि 9 पे तो उसको ऑलरेडी उसके सबऑर्डिनेट ने लगा चुका है रेट, हम चाह रहे हैं कि 5 पे लगे, चीफ कमिश्नर कहीं दरमियान में सेटलमेंट करवा देगा। तो इस तरह की जो सेटलमेंट होगी एक्चुअली, इसको हम ट्रीट करेंगे कि ये हमारे पास चीफ कमिश्नर के थ्रू ही है रिवीजन। एग्रीड असेसमेंट फाइलिंग द ऑफर, इफ अ टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग अ शो कॉज नोटिस, फिर हमने पढ़ा था शो कॉज नोटिस, intends to settle the case, he may file an offer of settlement in the prescribed form। वो चाहे तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक ऑफर फॉर सेटलमेंट होती है हर केस के अंदर, बिफोर द असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। यानी हमारे पास कमिश्नर वाला केस भी देख लिया, चीफ कमिश्नर वाला केस भी देख लिया, ये लास्ट केस है असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी का। इन एडिशन टू फाइलिंग अ रिप्लाई टू द कमिश्नर, कमिश्नर को रिप्लाई कर देगा, क्योंकि कमिश्नर उसकी ज्यूरिसडिक्शन का ऑफिसर है एक्चुअली एक तरह से, उसको तो रिप्लाई या उसको लूप में लास्ट भी रखेगा, और साथ में असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी को कह देगा कि मैं सेटलमेंट करना चाह रहा हूँ। एग्रीड असेसमेंट हो गया हमारा। द कमेटी रोल, कमेटी का रोल क्या है? द कमेटी आफ्टर द एग्जामिनिंग द ऑफर, ही मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस आफ्टर अफोर्डिंग द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब उसने सेटलमेंट के लिए, क्योंकि उसने एक मुशावरा तलब किया है, तो अब अपॉर्चुनिटी एक दी जाएगी कि आप आके बैठें और इस पर बात कर लें। मे डिसाइड टू एक्सेप्ट और मॉडिफाई द ऑफर थ्रू कंसेंसस एंड कम्युनिकेट्स डिसीजन टू द टैक्स पेयर। अब अथॉरिटी करना क्या, या तो एक्सेप्ट कर लेगी वो ऑफर को, या फिर बेसिकली इसके अंदर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट आ जाएगी और वो अपनी डिसीजन को कम्युनिकेट कर देगी टैक्स पेयर को। इफ़ नो कंसेंसस इज रीच्ड, अगर कोई नतीजा नहीं पहुंचा, where the committee has not reached on any consensus or the taxpayer is not satisfied with its decision, the case shall be referred back to the commissioner for the decision on the basis of taxpayer's reply to the show cause notice। हमें एक शो कॉज नोटिस आता है, यानी हमारी रिटर्न रिवाइज होने वाली है, हमें एक वार्निंग आ गई, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल गई, टैक्स पेयर ने उसका रिप्लाई लिख दिया कि जनाब ना करें, मैं तो फलां फलां लोअर रेट का सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, ये मेरी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है एसएस कानून के तहत। कमिश्नर के पास वो रिप्लाई मौजूद पड़ा हुआ है। साथ में हमने असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी को एक लेटर भी भेज दिया सेटलमेंट का। उन्होंने देखा कि यार इस पर कंसेंसस रीच हो सकता है या नहीं हो सकता, उन्होंने कहा जी कंसेंसस रीच नहीं हो सकता, तो उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकरा दिया। ऑफर ठुकरा दी तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास वो जो रिप्लाई हमारा कमिश्नर को पास पड़ा हुआ है, अब उसकी बेस के ऊपर डिसीजन हो रहा होगा। वेयर द टैक्स पेयर सेटिस्फाइड विद द कमिटीज डिसीजन, द टैक्स पेयर शैल डिपॉजिट द टैक्स, डेफिनेटली और तो कोई रास्ता है नहीं। द कमिश्नर शैल अमेंड द असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द कमेटी डिसीजन। अब जो असेसमेंट होनी है, जिसका शो कॉज नोटिस पड़ा हुआ है, अब उसने फाइनल एक ऑर्डर ड्राफ्ट करना है उस शो कॉज नोटिस, रिप्लाई और कमेटी के डिसीजन के बेस पे। द टैक्स पेयर शैल वेव द राइट ऑफ अपील अगेंस्ट असेसमेंट। टैक्स पेयर कह देगा कि मैं अपनी अपील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ से सेटलमेंट करे और वहाँ से अपील फाइल कर दे, तो इसका मतलब है अथॉरिटी को एक डबल चेक पड़ जाएगा। नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल अंडरटेक और इशूज बाय द डिसाइडेड द कमेटी द टैक्स पेयर हैज बीन डिपॉजिटेड द टैक्स। ठीक है, तो अगर हमने टैक्स जमा करा दिया तो इसके ऊपर अब कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। द कमेटी कंप्राइजेस हैविंग जुरिसडिक्शन ऑफ द टैक्स पेयर द चीफ कमिश्नर, द एडिशनल कमिश्नर। यानी ये वैसे कह लीजिए, मैं हायरार्की का आपको बता रहा था, तो इस हायरार्की के अंदर ये 3-4 लोग हमारे इन्वॉल्व होते हैं।